मेरा लेट लॉगिन हो गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। Siddra, can you hear me better? Hello.
हाँ बेटा जवाब तो जरा क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Yes or no? If you can hear me, please call others. उनको बोलो आ जाओ क्लास में. हेलो बेटा दूसरों को भी बुलाओ बोलो आ जाओ क्लास में. Good afternoon बेटा. Can you hear me Ronald? Ronald बेटा can you hear me? Yes or no? Hello. जी मैम. ओके थैंक यू बेटा थैंक यू. प्लीज टेक्स्ट करो ताकि दूसरों को भी आ जाए एक लाइन में. सीआर को करो और सीआर को बोलो कि आ जाओ लाइन में. सारों को करो और लाइन में आओ. Yeah, I know you are listening, but call others also. Call others. टेक्स्ट करो उनको बोलो सारों को कि आ जाओ लाइन में. अस्सलाम वालेकुम आसमा. कैसी हो बेटा? बेटा टेल अदर्स टू कम ऑनलाइन. बहुत देर हो गई.
बेटा सिर्फ 2 स्टूडेंट्स आए हैं, आप लोग प्लीज थोड़े से और हो जाओ ताकि मैं क्लास शुरू करूं। आई एम गोइंग टू वेट फॉर अनदर 2 minutes। आज मैं बेटा लूँ तो बाकियों को कॉल करूं। इफ्रा किधर है? इफ्रा को कॉल करो, उसको सीआर को बोलो कि सौरभ को टेक्स्ट करे। हेलो, आ जाओ बच्चों क्लास में, ऑनलाइन हो जाओ। आसमा खान ओके करके गायब हो गई है। 12 ओके। बर्न क्या है? बर्न की हम डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन DIC। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक DIC है और हम देखते हैं कि इट्स रेयर, ये बहुत रेयर है बट सीरियस कंडीशन है दैट कॉजेज एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग थ्रू आउट द बॉडीज ब्लड वेसल्स। ठीक है, सो ये जो है ये आपके कोई आराम कोई आसान बात नहीं है, कोई इतना वो क्या कहते हैं, इसको इजी नहीं लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब डिसेमिनेटेड जो इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन है वहाँ पर आपका जो ब्लड है वो APTT जो है सारा डिस्टर्ब हो गया, PT और APTT। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल तरीके से जो ब्लड क्लॉटिंग है वो सारे बॉडी में शुरू हो जाती है, वेसल्स में शुरू हो जाती है। इट इज कॉज्ड बाय अनदर डिजीज कंडीशन
सच एज इन्फेक्शन की वजह से भी है या इंजरी की वजह से है, दैट मेक्स द बॉडी नॉर्मल क्लॉटिंग प्रोसेस बिकम्स ओवर एक्टिव। ठीक है, अब क्या होता है, अगर कहीं से कोई ब्लीड होता है, थोड़ा सा ब्लड निकलता है और ब्लड थोड़ा सा आगे जाके क्लॉट हो जाता है। क्लॉट होने से क्या होता है, पीछे से आने वाले ब्लड को एक रुकावट मिल जाती है कि ज़्यादा नहीं बहना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। वो कीप ऑन, इट्स जस्ट कीप ऑन, अंदर ही अंदर आपके ब्लीड होता रहता है। ओके, इसकी जनरल इंफॉर्मेशन में हम देखते हैं कि ये डिसरप्ट है नॉर्मल कोएगुलेशन में। कोई मैंने आपको बताया एपीटीटी जो है वो नॉर्मल नहीं करता है और प्रोड्यूस करता है साइमल्टेनियस क्लॉटिंग एंड ब्लीडिंग। या तो वो क्लॉटिंग और ब्लीडिंग उसका अपना ही ब्लीड करेगा या फिर वो क्लॉट करता चला क्लॉट हो जाएगा। DIC occurs as a secondary complication of another disease process। किसी और disease process की वजह से वो क्या करता है, उसकी secondary complications हो जाती हैं। Activation of the extrinsic or intrinsic coagulation pathway by the primary disease caused by an abnormal acceleration of the clotting। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो चाहे वो अंदर से हो रहा हो चाहे वो बाहर से वो ब्लीड कर रहा हो, ये डिजीज जो है ये abnormal तरीके से एक्सेलरेट करता है ऑफ द क्लॉटिंग। ठीक है, अब इसके बस में है कि उसका दिल करे तो बहता चल जाएगा, एपीटीटी का फर्क पड़ गया। सो इसमें एक्टिवेशन हो जाता है फिब्रिनोलेन प्रोटियोलैक्टिक एंजाइम्स। ठीक है, अब ये उसका रिजल्ट है, उसके अंदर जो कन्वर्सन की जो कन्वर्जन है, इट इज प्लाज्मा टू प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है उसको वो प्लाज्मोजेन में बना देता है एंड प्रोटियोलैक्टिक होता है। ठीक है, अब डिसेमिनेटेड जो है, सेमिनेटेड इन इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन जो है, ठीक है, इंट्रावेस्कुलर में अगर आप देखो इंट्रावेस्कुलर क्लॉट बना है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ इस्कीमिया और ये इट कैन बी बिकॉज ऑफ आईबीसीज डैमेज हो गए हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो है डैमेज हो गए हैं। अगर इस्कीमिया है तो एनॉक्सिक इंजरी है, और वो आरबीसी डैमेज हो गए, हेमोलिटिक एनीमिया फाइब्रिन एंड प्रोड्यूस फाइब्रिन डीजेनरेशन डिग्रेडेशन प्रोडक्शन प्रोडक्ट जो है और फाइब्रिन, ये जो है उसने बताया कि ये जो एफटीपीज हैं और एफएसपीज हैं, ये क्या हो जाते हैं, दे प्रोड्यूसर प्लाज्मा जो है ये डाइजेस्ट इनको करके, ठीक है, और प्रोड्यूस करता है फाइब्रिन एंड प्रोड्यूसर्स एफडीपीज एंड एसपीज। अब ये क्या होते हैं, ये एफडीपीज जो है हैव एंटी कोएगुलेटिंग इफेक्ट। ठीक है, एंटी कोएगुलेटिंग इफेक्ट है इसके। और थ्री प्रोसेस आ जाते हैं इसमें, आप देखें तो एक है थ्री प्रोसेस में कोएगुलेशन, एंटी कोएगुलेशन एंड फाइब्रोलिसिस। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, दे डिप्लीट क्लॉटिंग फैक्टर एंड प्री डिस्पोज द पेशेंट टू हेमरेज। ठीक है, ये फैक्टर्स क्या कर देते हैं, प्री डिस्पोज कर देते हैं और क्या करते हैं, और इसकी वजह से पेशेंट ब्लीड करता रहता है।
Most patients with DIC have had an episode of hypotension. जाहिर है इतना ब्लड ब्लीड करेगा तो हाइपोटेंशन तो होगा। तुम लोग सारे किधर चले गए, इधर नजर क्यों नहीं आ रहे हो? What is the ये क्या लिखा है? FDP FDP से बना बेटा, मैंने बताया तो था FDP से क्या बनता है। FDP से आपका ये लिखा तो था आगे, ये ऊपर लिखा तो हुआ ब्रैकेट में। इससे बनता है फाइब्रिन डिजेनरेशन प्रोडक्ट्स, और FSP से बनता है फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट। रोनाल्ड, अब ये आपका फार्माकोलॉजी का ये प्रोसेस है सारा, लेकिन इसमें पता लगता है कि ये वो चीज़ें हैं जो आपके ब्लीडिंग और क्लॉटिंग टाइम का जो सिरा है यूनी के ऊपर जाता है। और FDP जो है वो हैव एन एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट है उसका, ठीक है। अब एंटी कोएगुलेंट क्या होता है? एंटी कोएगुलेंट जो कोएगुलेशन को बनने से बचा रहा है, ठीक है। उसके 3 प्रोसेस उसने बताए हैं, कोएगुलेशन है, एंटी कोएगुलेशन है और फिब्रिनोलाइसिस है। ये क्या करते हैं? दे डिप्लीट द क्लॉटिंग फैक्टर, डिप्लीट करते हैं। व्हाट इज डिप्लीट ना, बनाते हैं, और फैक्टर्स दैट डिस्पोज, जो के डिस्पोज भी करते हैं टू द पेशेंट टू हेमरेज, डिस्पोज करके वो पेशेंट को हेमरेज में डाल देते हैं, ठीक है। 1 मिनट। आगे नहीं, 1 मिनट।
डिमिनिश नंबर और क्वांटिटी, ठीक है। डिप्लीट है, it diminishes your diminishes the clotting factor, right? हाँ, ओके, यहाँ पर थी मैं। गुड आफ्टरनून बेटा। ओके, इट डिप्लीशंस जो है वो कम करना है या फिर उसको प्रीडिस्पोज कर देना है ऑफ द पेशेंट टू हेमरेज, ठीक है। उसका क्लॉटिंग फैक्टर जो है सारा कम हो जाता है, क्लॉटिंग फैक्टर कम होता है, पेशेंट ब्लीड करता है। मोस्ट पेशेंट विद डीआईसी हैव हैड अ एपिसोड ऑफ हाइपोटेंशन। अब जब जाहिर है अगर वो इतना ब्लीड कर जाएगा तो हाइपोटेंशन पे तो जाएगा, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये पेशेंट जो है, ऐसे पेशेंट जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक में भी जा सकते हैं जब वो इतना बहुत ज्यादा ब्लीड कर जाए तो। ठीक हो गया। उसकी वजह क्या बनती है, डिसेमिनेटेड जो क्लॉटिंग फैक्टर खराब हो रहा है उसकी वजह क्या बन रही है। उसकी वजह ये बनती है कि ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी कॉज्ड बाय ट्रॉमा, burn, surgery, anaphylactic reaction and confusion reaction, शॉक है, फैट और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है ये कॉज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसने कहा है कि प्रोलॉन्ग्ड एक्स्ट्रा कॉर्पोरल सर्कुलेशन है ये। अब एक्स्ट्रा कॉर्पोरल जो है no definition। ठीक हो गया। ये जो है एक्स्ट्रा कॉर्पोरल जो मैंने बात बताई है ये है प्रोलॉन्ग एक्स्ट्रा कॉर्पोरल। अब देर लग जाती है। अब ये एक्स्ट्रा कॉर्पोरल सर्कुलेशन क्या होती है, द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड आउटसाइड द बॉडी, दिस में बी थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी और हार्ट लंग डिवाइस, ठीक है। प्रोलॉन्ग है, लंबा लंबा अरसे के लिए अगर ऐसे हो जाए तो फिर ये ब्लीड कर सकते हैं। देन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है, यानी कि ट्रांसप्लांट ठीक से नहीं हो रहा लेकिन आपने चीर फाड़ तो कर दिया ना तो ब्लीड वो करेगा। देन देर इज सिरोसिस, ठीक है। सिरोसिस इज सारे गल सड़ जाना या जैसे लिवर सिरोसिस कहते हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है कि ये ब्लीड कर सकते हैं। सेप्सिस है, अगर कोई जख्म है और ठीक नहीं हो रहा, इट कैन ब्लीड एंड इट कैन ब्लीड टू डेथ। ओके, अब फिर दूसरी बात उसने बताई है ल्यूकीमिया है या अदर कोई कैंसर की बीमारी है उसकी वजह बन सकती है। 13 पॉइंट है कि ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी सच एज एब्रप्शियो प्लेसेंटा। एब्रप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है, जो अपना टाइम से पहले अपना प्लेसेंटा जगह छोड़ दे, ठीक है। हेमोनोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है, जो सैक जिसमें बेबी पड़ा होता है वो फ्लूइड उसकी एम्बोलिज्म एंड अनअबॉर्टेड डेड फीटस, या फिर वो बच्चा जो मर गया है पेट में और अब उसको अभी तक आप लोगों ने अबॉर्ट नहीं किया, उसकी वजह भी ये बन सकती है ब्लीड करने की, ठीक है। अब रप्चर प्लेसेंटा तो पेशेंट गया काम से, ठीक है। अगर उसको आपने जल्दी से पकड़ा नहीं तो ये पेशेंट दे कैन ब्लीड टू डेथ,
आगे समझ में। आप उसको असेस कैसे करोगे? सडन ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम ट्रॉमा या फिर सर्जिकल वुंड। ठीक है, पेशेंट को अगर ट्रॉमा हो गया है बहुत सारा और क्या कहते हैं ब्लीड कर रही है, तो या फिर सर्जिकली उसको इंसिजन दे दिया आपने। किसके पास बिस्किट है, टॉफी है, मैंने खानी है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रही है। ओके, सडन ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग है, ट्रॉमा है या फिर सर्जरी है। देन ओजिंग फ्रॉम बॉडी orifice, mucosal surface and venipuncture sites। अब बाजू का क्या होता है कि योर बॉडी स्टार्ट ओजिंग, ठीक है, अंदर से जो ब्लीड हो रहा है स्लो हो रहा है, अंदर से ooze हो रहा है। ooze का मतलब है कि वो जैसे अंदर ब्लीड हुआ और बाहर की तरफ वो खुद ब खुद ही नजर आ रहा है, नील पड़ रहे हैं। ठीक है, सो ओजिंग फ्रॉम द बॉडी orifice, orifice कहीं भी आपका orifice है, नाक है, कान है, ठीक है, आंखों से भी यूं समझो कि आंखों से भी वो आंसुओं की जगह ब्लीड कर रहे होते हैं, खून आंखों से उतर रहा है, नाक से आ रहा है, ठीक है, आपके कान से आ रहा है, जहां जहां भी आपके orifice है, ठीक है, वहां से ब्लीड कर रहा है पेशेंट। देन हेमोचूरिया, यूरिन करेगा तो वहां भी ब्लड है। हेमाटेमेसिस, उल्टी करेगा तो वहां पे क्या कहते हैं उल्टी में ब्लड है। अगर वो हेमोप्टिसिस है, ठीक है, हेमोप्टिसिस क्या है, स्प्यूटम, ठीक है, तो वो लंग्स में से आप समझो कि ब्लीड कर रहा है, तो वो थूक रहा है, तो आप देख सकते हो कि पेशेंट उसके असेसमेंट फाइंडिंग में यू कैन सी द पेशेंट कि वो अगर कुछ नहीं तो यू कैन ऑलवेज आस्क नाक कान से कि खून तो नहीं आया, तो कहेंगे हाँ जी थोड़ा सा आया कि थोड़ा सा नहीं आया, जो भी है, लेकिन क्या है कि आपके पेशेंट के ऑरिफिस में से हर वक्त ब्लीड करेगा वो। फिर है गोलिक पॉजिटिव स्टूल और गैस्ट्रिक ड्रेनेज, ठीक है, अब इसको चेक करने का भी एक तरीका है। व्हाट यू डू इज ये स्पेशल पेपर है, ठीक है, और इस पेपर के ऊपर आपका स्टूल जो ये स्टूल के ऊपर ये पेपर रख दिया जाता है और उससे आप देख सकते हो कि ग्लूकोनिक पॉजिटिव हो जाता है। जैसे आप लोग स्टिक यूरिन में रखते हो और शुगर चेक करते हो, ओके ये ब्लैक कलर का हो गया तो 4+ है, थोड़ा सा ऑरेंज कलर का हो गया तो 3+ है, हल्का उससे हुआ तो इस तरीके से आप चेक करते हो। इसी तरीके से ये एक खास पेपर है जो कि स्टूल के ऊपर रख दिया जाता है और उसको फिर चेक करते हैं। या आपके गैस्ट्रिक ड्रेनेज है, उस गैस्ट्रिक ड्रेनेज के थ्रू भी आप इसको चेक कर सकते हो कि पॉजिटिव की नेगेटिव है। Ecchymosis, ecchymosis are what? Trichomoniasis, ये सारी मोनियासिस जो है ना, ecchymosis आपको बताती हूँ। ecchymosis याद आ गया। ये लो, ecchymosis का आपको मैं डेफिनेशन देती हूँ।
अब एक्यूमोसिस क्या चीज है? ये सर्कुलेशन, हाँ नहीं, एक्यूमोसिस इज अ मेडिकल टर्म फॉर द कॉमन ब्रूज, ठीक है। Common bruises are most bruises from when blood vessels near the surface of the skin are damaged, ठीक है। नजदीक नजदीक जो है वो डैमेज हो जाते हैं, यूजली बाय इम्पैक्ट फ्रॉम एन इंजरी, ठीक है। आपने देखा कभी मुंह पे मुक्का पड़ा और आंखें लाल हो रही हैं, इधर उधर से मुंह नाक नाक मुंह लाल हो रहे हैं, सारे नील पड़ रहा है, तो दैट इज एक, वो जो नजदीक नजदीक जो वेन्स है उनको आपने चोट दिलाई, इंजरी करी, तो क्या है एकदम ब्रूज पड़ गए। बस लोगों के हाथ जोर से पकड़ लो, अगर उनको डिसेमिनेटेड कोएगुलेशन की प्रॉब्लम है, अगर जोर से हाथ पकड़ लिया तो आपके जो वेन्स है वो सारे रप्चर हो जाएंगे और क्या होंगे, एक्यूमोसिस नजर आएगा, ब्रूजेस नजर आएंगे, ठीक है। यूजली बाय इम्पैक्ट फ्रॉम एन इंजरी, इंजरी अगर कहीं जोर से चलते चलते ठुड्डा खाते फिर रहे हो ना, इधर ठुमका लगा उधर ठुमका लगा, बाद में देखा यहाँ ठुमके में हमारे नील पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि आपके वेन्स रप्चर हो गई, ठीक है। फोर्सेस ऑफ एन इम्पैक्ट कॉजेज योर ब्लड वेसल्स टू बर्स्ट ओपन एंड लीक ब्लड, जब वो लीक हो जाता है तो फिर वो इधर उधर फैल के क्या कर देता है, नील बना देता है, नील पड़ जाता है, सो वो है। अब ये जो इसने अटैची और मोल्टेड स्किन, ये भी वही है जो आपके नील पड़ना है। फिर उसमें आपको नजर आएगा पेशेंट जो है वो टेकिकार्डिया में है, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है और साइंस ऑफ शॉक नजर आएंगे। अब ये कौन सा शॉक होगा बताओ, ये कौन सा शॉक होगा? हाइपोवोलेमिक शॉक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सो इरिटेबिलिटी और कंफ्यूजन, पेशेंट जो है वो अपने आप को इरिटेबल बताएगा कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा, और साथ साथ आज भी मेरी 2 घंटे की क्लास है, ये बहुत बुरी बात है। पता नहीं किधर है फाइनल ईयर, मेरे पास क्या पढ़ फाइनल ईयर। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर आईसीयू, आईसीयू किस किस्म का आईसीयू? बड़ा भी नहीं हो रहा। आज ट्यूसडे, वेडनेसडे को भी, थर्सडे को पिछले टाइम है। आज क्या दिन है? आज पहली तारीख है तो आज ट्यूसडे है ना? टुडे इज ट्यूसडे। ओके, सो हाइपोटेंशन है और इरिटेबिलिटी और कंफ्यूजन है, क्योंकि वो डिसोरिएंटेड हो रहा है, जिसकी वजह से वो इरिटेबिलिटी और कंफ्यूजन उसको मिल रही है। आप डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या करोगे? डायग्नोस्टिक टेस्ट में you'll go for chest x-ray, interstitial edema associated with lungs microemboli, ठीक है। अब ये जो एडिमा है लंग्स में, ये आपके एक्सरे में शेडो नजर आ जाएगा कि इसमें एडिमा है, और एडिमा की वजह से पेशेंट क्या हो रहा है, ब्लीड कर रहा है, ब्लीड करता हुआ भी आपको नजर आएगा, उसका शेडो नजर आएगा।
ईसीजी टेस्ट कराओगे तो उसमें आपको चूंकि टैकीकार्डिया हो रहा था, उसकी एसटी चेंजेस मिलेंगे जो कि इस्कीमिया बताएंगे। लीड करके उसने जगह रोकी हुई है, क्लॉट हो गया है, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन क्या हो गया है हार्ट के एसटी उसके चेंजेस में ईसीजी चेंजेस हैं। एबीजीज मेजर करोगे तो एबीजीज में आपको एसिडोसिस मिलेंगे, ठीक है। ज्यादातर फिब्रिनोजन में लेवल आप चेक करोगे तो डिक्रीज फिब्रिनोजन इज कंज्यूम्ड बाय क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है। इट इज कंज्यूम्ड बाय क्लॉट फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं कि वो अकबर बेटा मेरे टेबल पे जो चीजें पड़ी हुई है ना वो तो ला के तरह इधर इस टेबल पे रखते हैं, वो वहाँ पे पड़े, ये भी ले जा जीता रहे, ठीक हो गया। फिर फिब्रिनोजन लेवल अगर आप उसको चेक करोगे तो उसमें वो आपको फिब्रिनोजन की कंज्यूम्ड बाय क्लॉट फॉर्मेशन में डिक्रीज मिलेंगी बिकॉज ऑफ फिब्रिनोजन इज कंज्यूम हो गया, ठीक है। और किससे कंज्यूम हुआ, क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से वो कंज्यूम हो गया। सो दैट इज ऑल्सो फिब्रिनोजन की लेवल भी जो है वो कम मिलेगी। अब हम देखते हैं एफटीपीस और एफएसपीस जो है वो दोनों जो है ये बढ़ गए, ठीक है, इंक्रीज हो गए। इनकी प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है, बाय क्लॉट डिसोल्यूशन से। जो क्लॉट्स हैं उसके डिसोल्यूशन से क्या हो गई है, वो बढ़ गई है। ये देखो, ये देख रहे हो जैसे परप्यूरा होता है पेशेंट को कोई रिएक्शन हुआ कि क्या हुआ, ये एक्सरसाइज, ये ब्लीडिंग अंदर से कहीं एगुलेशन प्रॉब्लम है। अब हम कंटिन्यू करते हैं सेम टॉपिक से, फर्स्ट 0.5 के बाद 0.6 है। उसके अंदर आप पीटी और पीटी एंड पीटीटी जो है वो दोनों बढ़ जाते हैं, ठीक है, कॉज्ड बाय द डिप्लीशन ऑफ द कोएगुलेशन फैक्टर। इनको क्या चाहिए था, इनको चाहिए था कि थोड़ा सा ब्लीड करने के बाद रुक जाते, लेकिन वो रुके नहीं है, क्लॉट नहीं बना, तो वो क्या है हेमरेज हो गया होगा, ठीक है। पीटी से उनका ब्लड डिसऑर्डर हो गया। शादियां आप अभी आ रही हैं, किताबें निकालो पढ़ो। अब उसने बताया कि प्लेटलेट काउंट, आप प्लेटलेट काउंट करोगे तो डिक्रीज होंगे, कॉज बाय रिमूवल ऑफ द प्लेटलेट फ्रॉम सर्कुलेशन टू फॉर्म क्लॉट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स डिक्रीज हो गए, अब उसके डिक्रीज होने से क्या हो रहा है, कॉज बाय द रिमूवल बना किससे है, रिमूवल फैक्टर। रिमूवल फैक्टर कितना होगा, फैक्टर क्लॉटिंग फैक्टर। क्या देख रही थी मैं, ये था हमारे पास प्लेटलेट काउंट्स। था प्लेटलेट्स फॉर्म circulation to form clots, clotting factor 5 and 6। बस यही है ना,
है ना ब्लू वाला, वो क्यों है डब्बा मेरे इंस्टॉलेशन को डब्बा कह दिया। ओके, इसके बाद हम क्लॉटिंग फैक्टर देखते हैं जिसमें 5 एंड 6 5 एंड 8 जो है वो रिड्यूस हो गया। ये 1800 ये रखते हैं। आमिर, अकबर, ओके। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर पेरिफेरल ब्लड स्मीयर जो है वो प्रेजेंस है ऑफ द फ्रेगमेंटेड रेड ब्लड सेल्स caused by the deposit of fibrin in the small blood vessels। ये उसके पेरिफेरल स्मीयर। अगर आप उसका पेरिफेरल स्मीयर लेंगे तो उसके उस ब्लड स्मीयर में यानी कि स्पेसिमेन में आपको फ्रेगमेंटेड रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे जो कि कॉज हुए किसकी वजह से, डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन इन द स्मॉल ब्लड वेसल्स जिसकी, ठीक है। जब उस जो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर आ रहा है ना उसको जब आपने टेस्ट किया लैब में तो यू विल फाइंड द प्रेजेंस ऑफ फ्रेगमेंटेड रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। उसके कुछ झिल्लियां सी आपको मिलेंगी उसमें। अब वो किस वजह से बनी है, वो फिब्रिन की डिपोजिशन की वजह से जो कि स्मॉल ब्लड वेसल्स में थी, राइट। नाउ पेशेंट केयर मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, लेट्स सी व्हाट डज इट सेज। गोल है टू stop the bleeding by terminating the acceleration coagulation process। अब ये लोग जो बैठे हैं देखने के लिए, प्लेटलेट काउंट्स जो है कम है, इन दी INR इज अप एंड ही इज ब्लीडिंग फ्रॉम IV साइड से वो ब्लीड कर रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन, हाउ डू वी ट्रीट, ये उसने क्वेश्चन किया। सो ये अब उसके जो जहाँ पर IV लगा हुआ है यहाँ से उसकी ब्लीडिंग शुरू हो गई है। ट्रीट द अंडरलाइंग डिजीज प्रोसेस। आपने जो उसके अंडरलाइंग डिजीज प्रोसेस है उसको आपने क्या करना है, ट्रीट करना है, एडमिनिस्टर करना है ऑक्सीजन अगर हाइपोक्सिया हो रहा है। और आपने कंटिन्यूस IV हाइप्रिन जो है वो एडमिनिस्टर कंटिन्यूस IV हाइप्रिन, क्योंकि क्लॉट्स जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है।
सादिया, तेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई कि नहीं है? जूलियस, रोनल जो है सारे, बस यही 2-4 लोग हैं। यहाँ पे 7 लोग बता रहे हैं। ठीक है, आपने कंटिन्यूस आईवी हेपरिन देना है। अब उसको देखें, हम उसको देखते हैं। हेपरिन इंटरफेयर करता है विद द क्लॉटिंग cassette at several sites and block the conversion of fibrinogen to fibrin। ठीक है, अब fibrinogen को वो क्या कन्वर्ट कर देता है into fibrin and helps to minimize the clot formation। अब वो जो क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है उसको डिसॉल्व, एक तरीके से यूं समझो आसान लफ्जों में, इट डिसॉल्व्स this clot formation and it increases the risk of hemorrhaging, may be controversial। अब जो उसका जो हेमरेज हो रहा है, इट बिकम्स मे बी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसका हाई रिस्क है फॉर हेमरेजिंग। ओके, नाउ इफ यू लुक एट दिस पिक्चर को गौर से देखो, आपको इसमें से बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए। ये जो आपको ब्राउन कलर की नजर आ रही है, ये दीज आर योर वेन जो कि ब्लीड कर रही है। ठीक है, ये देखो आगे से पूल बन गया सारा, ब्लीडिंग, क्रिएटिव मेडिसिस, ये सारा ब्लीड कर रहा है। और ये जो आपको पर्पल कलर के जो बुलबुल नजर आ रहे हैं, ये इंट्रावेस्कुलर माइक्रोथ्रोम्बाई है। ठीक है, क्लॉट्स है, माइक्रो है, राइट। अब इसके अंदर ये जो जुबान निकाल के बैठा हुआ है, ये कहता है प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर आर फुल बिजी मेकिंग क्लॉट्स है, हमें पागलों की तरह क्लॉट्स बनाते चले जा रहे हैं। अब क्या है ये इवल फोर्स बिहाइंड डीआईसी और टिश्यू फैक्टर, ये दोनों देखो डेवल्स हैं। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला डेवल है वो कहता है व्हेन बॉडी विल नीड क्लॉटिंग नथिंग विल बी देयर, जब जरूरत पड़ेगी कुछ भी नहीं होगा, इसलिए उन्होंने फैक्टर खराब किया हुआ है। बिकॉज आई कंज्यूम्ड ऑल प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर। अब ये वाला जो बंदा है ये कहता है कि बिकॉज ऑफ कंज्यूम्ड ऑल प्लेट, कंज्यूम जो किया हुआ है ये सारे जो है प्लेटलेट्स, ये हम उसको ऑल प्लेटलेट क्लॉटिंग फैक्टर है। ओके, अब वो जो साथ वाला भाई साहब है ये क्या बोलता है? ये बोलता है कंजप्शन कोएगुलोपैथी। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं होगा, ये अब इसके खिलाफ लड़ रहा है। लेट दिस ह्यूमन डाई, जब ये मरते, ये ब्लीड कर करके जब मर जाएगा, देन मर्सिलेसली सोक्ड इन हिज ओन ब्लड फ्लड। अब ये जो है ना, इसने कहा कि ये जो बना रहा है सोक्ड इन ओन ब्लड फ्लड में, वो अपने ही उसमें ब्लड में गोते खाता हुआ मर जाएगा, मर्सिलेसली, मर्सी से निकला। ठीक है, सो वो उसी तरीके से उसी में मर जाएगा। Okay, what's next? नेक्स्ट वो कहता है administer blood component transfusion using fresh frozen plasma, precipitate अच्छा पैक्ड ब्लड सेल्स आपने लिखी वो लगाने हैं, प्लेटलेट्स लगाने हैं। क्यों? टू रिप्लेस द क्लॉटिंग फैक्टर, जो कि बह गए हैं, खून निकला और बहते चले गए और मुश्किल है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए क्या करते हैं? फ्रोजन प्लाज्मा मंगाते हैं, उसको फ्रोजन प्लाज्मा लगाते हैं या रेड ब्लड सेल्स लगा देते हैं ताकि उसका जो कमी है उसको पूरी कर सकें। ठीक है, अब उसके लिए उसने क्या किया?
platelets and to replace the clotting factor. Blood replacement should follow IV heparin or the accelerated coagulation process will rapidly consume the blood products. अब जो प्रोडक्ट्स निकल गए हैं उसको भी तो रिप्लेस करना है, तो ये आपने जल्दी से पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करना है. Obtain ABG measurement and monitor for hypoxemia. ये इतनी दूर कहाँ ले गया था? आमिर आईसीयू की भी पोस्ट बेसिक की भी ठीक हो गया. अब जो है उसने कहा है, एक तो उसने बात की है कि हमने उसको फ्रोजन प्लाज्मा देना है, उसको फ्रेश पैक्ड आरबीसीज देने हैं ताकि उसकी क्लॉटिंग फैक्टर को वो रिप्लेस कर सके. ब्लड रिप्लेसमेंट जो है वो आईवी हेपरिन के जरिए उसको रिप्लेस करेंगे, उसको एक्सेलरेट करेंगे ताकि कोएगुलेशन प्रोसेस जो है वो रैपिडली कंज्यूम हो जाए अपने ब्लड प्रोडक्ट के साथ. You need to obtain ABG measurements that to monitor for hypoxemia and acid-base imbalance. Monitors auto saturation with a pulse oximeter. ये तो करते ही हैं आप लोग. ठीक है, आप लोगों ने जल्दी से उसको ऑक्सीमीटर ऑटो सैचुरेशन की वो डिवाइस लगा देनी है. अपने उसकी एबीजीज की क्या कहते हैं मेजरमेंट. डोंट प्रिक टू मच, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रिक नहीं करना क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है और वो कहीं आपके इसके प्रिक से वो ब्लीड करता रहेगा. सो मेक श्योर कि आप उसको अच्छे तरीके से एक ही प्रिक में जो कुछ लेना है ले लो. ठीक है. Acid base imbalance, monitor saturation को अपने oximeter से किया. If the pulmonary artery catheter is in place, assess and document CVP, PAP, PAWP, cardiac output and SVR as ordered. जैसे डॉक्टर वो मेरा खबर कितने गया है? खबर आपके मेरे ख्याल से लेने गया होगा. अभी नहीं आया ना. ये भी नहीं आया, इसलिए वो कचरा भी फेंकना. हाँ है. सिर्फ मेरे पास 4 लोगों की अटेंडेंस है और बाकी जो है वो कोई भी नहीं है और पता नहीं एक ही बात को बार बार करके 7 लोगों को शो कर दिया. सादिया प्रेजेंट, जूलियस प्रेजेंट हो गया और कौन है? रोनल्ड प्रेजेंट है, सिदरा जमील प्रेजेंट है, बस यही लोग हैं, 4 लोग हैं. मैं भी 4 के अटेंडेंस लगा के भेज दूंगी, मुझे क्या. आज डेट है मैम हमारी प्रेजेंट नहीं लगी क्या? क्यों नहीं लगी? प्रेजेंट लगाने तो आते हो आप लोग. हम इधर बोल बोल के थक जाते हैं, इधर राउंड करके गायब हो जाते हैं.
आवाज आ रही? नो मैम, झूठी मैम, झूठ बोलते हो, मैं क्या करूं? ओके, यहाँ तक हमने देख लिया। आपने ये कुछ इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। असेस द डॉक्यूमेंट कंटिन्यूअस ईसीजी रिदम। आपको जी आ रही है आपकी आवाज? थैंक यू बेटा। ओहो, खाली हाथ आया, कुछ भी नहीं है। चॉकलेट कौन खाता है? देखो ये कैसा हॉस्पिटल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता खाने के बाद में, बाहर जा नहीं सकते। रोनल भी ख्याल नहीं रखता, जूलियस भी ख्याल नहीं रखता। जूलियस तो पोस्ट आयरन करने की सोच रहा है ना जूलियस? कहता होगा ये क्या होगा आईसीयू में करना है। मैं आपको एक बात बता दूं, आईसीयू करोगे तो आप एक स्पेशलाइज्ड नर्स बन जाओगे, डिग्री आपके पास आ जाएगी। समझ में आई? कोई स्पेशलाइजेशन आपके हाथ में है तो आपकी वैल्यू है। बाकी पोस्ट आयरन तो सिर्फ आपका एडवांस है, आपको पॉलिश कर दिया थोड़ा सा, है तो वही कुछ। लेकिन अगर आप स्पेशलाइज कंप्लीट कर लेते हो तो आप लोग एक स्पेशलाइज्ड नर्स कहलाते हो। किसी भी फील्ड में जाओगे, कोई पूछेगा आपने क्या किया, आपने पोस्ट आयरन किया। हाँ हमारे पास बहुत है पोस्ट आयरन, ये वो। हमें तो किसी एक को आईसीयू में चाहिए था, पीड्स में चाहिए था, कम्युनिटी में चाहिए था, ये वो। तो फिर आपकी वैल्यू बन जाती है जब आपको वो लोग पूछते हैं कि हाँ जी आपको आना चाहिए था। राइट, ओके। ईसीजी आपने कंटिन्यूअस है उसका डॉक्यूमेंट करना है, उसके वाइटल साइंस को डॉक्यूमेंट करने हैं। ये वही पॉइंट है जो मैं आपको कहती हूँ कि इसको अच्छे तरीके से याद कर लो। ये हर नर्सिंग मैनेजमेंट में आपके काम आएगा। ठीक हो क्या? ये सारी नर्सिंग मैनेजमेंट में आपके पास ये चीजें आएंगी। ओके, फिर है सक्शन एज नेसेसरी। अगर पेशेंट को सक्शन की जरूरत है, जैसे कि नाक से ब्लीड कर रहा है, मुंह से ब्लीड कर रहा है, अगर कान से ब्लीड कर रहा है, तो अगर उसको सक्शन की जरूरत है तो आप उसको बहुत ख्याल से उसकी सक्शन करेंगे। टेक केयर नॉट टू ट्रॉमेटाइज फ्रजाइल टिश्यू एंड ट्रिगर ब्लीडिंग। अब ये नहीं है कि वो आपने इसको, जो ब्लीडर्स बेचारे अभी बंद हुए हैं थक हार के, आप उसको फिर से ट्रिगर कर दो और वो ब्लीड करना शुरू हो जाए। यू नीड टू बी वेरी जेंटल। ठीक है? ओके, बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग अदर ड्रग्स एडमिनिस्टर देयर कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी विद हेपरिन। अब आपने क्या करना है कि किसी भी ड्रग को शुरू करने से पहले यू नीड टू डिटरमाइन देयर कंपैटिबिलिटी। आया ये इसके साथ कंपैटिबल है भी कि नहीं है, क्योंकि अगर गलत मेडिसिन दे दोगे तो ब्लीडिंग फिर से शुरू हो जाएगी। ओके, मॉनिटर रिजल्ट ऑफ कोएगुलेशन स्टडीज। कोएगुलेशन स्टडीज का मतलब send the blood sample to the लेबोरेटरी, और लेबोरेटरी से पता लगेगा कि उसकी कोएगुलेशन स्टडी कैसी है। या तो वो ब्लीड करेगा या फिर उसको थोड़ा सा रेस्ट दे दो। फिर वो कहता है कंपैटिबिलिटी विद हेपरिन। मॉनिटर्स monitor result of coagulation studies and report abnormal values। आपने ब्लड टेस्ट करवाया, उसका आपको बराबर नहीं मिला, ठीक है, यानी कि उसका ब्लड रिपोर्ट ठीक नहीं थी, तो फिर आप फौरन उस ब्लड को डॉक्टर के पास भेज दो। उसको बता दो कि भाई इसकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई है।
Then avoid giving IM injections to decrease risk of hematoma. ठीक है, हेमाटोमा बन सकता है, सो आपने क्या करना है, उसको मजीद इंजेक्शन नहीं ठोकने। किसी से बदला लेना है तो फिर इंजेक्शन ठोक दिया, बुरी बात। All right. Offer the patient frequent oral care using non-traumatizing devices. Non-traumatizing का मतलब अगर वो दांत में ब्रश फेरता है तो उससे उसके गम्स में चोट लग सकती है, तो सॉफ्ट होने चाहिए, उसके जो टूथब्रश है वो सॉफ्ट होने चाहिए। ठीक है, उससे ओरल केयर में आप क्या करते हो, अगर आपके पास कुछ नहीं है, जैसे अब हम लोग साहिवाल में थे, हमें सिखाया गया था ओरल केयर, हमने माउथ केयर करनी है पेशेंट की खुद से, तो हम पेशेंट की कैसे भला कैसे करते थे, जो तो कॉन्शियस पेशेंट होते थे वो तो इजाजत नहीं देते थे, वो कहते थे नहीं हमने नहीं कराया। ठीक है, तो जो तो अनकॉन्शियस होते थे उनका तो हम लोगों को करना ही होता था हर हाल में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते थे कि हम फोर्सेप्स के साथ वो बांधते थे गॉज। ठीक है, और गॉज बांध के तो फिर हम करते होते थे उसकी माउथ केयर, सोडा बाइकार्ब और सोडियम क्लोराइड, ये दो चीजें होती थी, इनको हम पाउडर को आपस में मिक्स करते थे, मिक्स करके तो फिर हम पेशेंट की माउथ केयर करते थे। हाय हाय मुसीबत, ये पेंसिल, ये लो, ये सब पड़ा, ठीक हो गया, आगे चले। ओके, यानी कि पेशेंट को अपने ट्रॉमेटाइज नहीं करना। इंस्टीट्यूट प्रोटेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट स्किन डैमेज सच एज लोशन, प्रेशर और रिलीव लोशन है, प्रेशर रिलीव डिवाइसेस है एंड पोजीशन चेंजेस है। अब अगर ये पेशेंट बेड पर है तो आपने तो एक तो आपने उसकी माउथ केयर की और ये ख्याल रखा कि उसको कहीं कोई चोट ना लग जाए। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने उसका साइड चेंज किया। ठीक है, आपने पेशेंट के एक ही साइड पे लिटाए रखोगे तो बॉडी के जो प्रेशर है उसी से उसको वहां पर भी नील पड़ सकता है, राइट। सो आपने पेशेंट का क्या करना है, साइड चेंज करते रहना है, लेकिन बड़े ख्याल से। हो गया, फिर उसने कहा है कि आपने क्या करना है, लोशन। अब ये क्या होता है, पेशेंट के जिस्म पे क्रैक्स आ रहे हैं तो ये नहीं आने चाहिए, उससे क्या होगा कि उन क्रैक से पेशेंट फिर दोबारा से ब्लीड कर सकते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ताकि पेशेंट जो है वो ब्लीड ना करे। फिर आपने क्या किया, प्रेशर रिलीफ डिवाइसेस। प्रेशर रिलीफ डिवाइसेस में अगर पेशेंट जो 20 पेशेंट है और वो साइड चेंज करना भी उसका मुश्किल हो जाता है, लेकिन करना तो है ही, तो आप क्या करते हो कि एयर रिंग कुशन रख देते हैं ताकि उसको बॉडी पे प्रेशर ज्यादा ना पड़ रहा हो। ठीक हो गया, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोवाइड अ सेफ एनवायरनमेंट टू प्रिवेंट फॉल, ये बहुत ज़रूरी है। अब अगर चलता फिरता पेशेंट है तो उसके लिए भी आपको बहुत ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो कॉरिडोर्स और दरवाजे वगैरह के नज़दीक ये गमले शमले ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं होना चाहिए, ताकि पेशेंट किसी भी तरह से टुड्डा खा के चोट ना लगवा ले। ठीक है, या फिर आप क्या करते हो कि उसको उसकी जो बेड साइड रेलिंग है उसको आप ऊपर कर देते हो ताकि पेशेंट जो है वो नीचे ना गिर सके। फिर आपने क्या किया, आपने टिश्यू है, टिश्यू इंजरी है
ब्रूजिंग है, तो जाहिर है अगर पेशेंट को जोर से चोट लग जाए तो वो ब्रूज कर सकता है, उसकी ब्रूजिंग हो जाएगी, राइट। और क्या होगा? ठीक है, ओके। फिर प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्शन बाय वॉशिंग हैंड्स थॉरली एंड वेयर ग्लव्स व्हेन कांटेक्ट विद द ब्लड और ब्लडी फ्लूइड्स लाइक। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है कि पेशेंट कहीं से भी ब्लीड कर रहा है, जो कुछ भी है, आप पेशेंट को केयर कर रहे हो, तो व्हाट यू नीड टू डू इज टू वेयर ग्लव्स। ग्लव्स बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने नखरा नहीं करना कि भी मैं बगैर ग्लव्स के कर सकता हूँ, लेकिन आपने ग्लव्स पहनना है ताकि पेशेंट जो है वो ब्लीड, आपके हाथ में कोई क्रैक हो सकता है, ये जो छिलतर उतरती है यहाँ से नाखूनों के पास से, आपको पता नहीं लगता, लेकिन यहाँ से भी इन्फेक्शन जा सकते हैं। सो यू नीड टू वेयर ग्लव्स, ठीक है। हर हाल में आप ग्लव्स पहनो। और ये जो लड़कियां लोग इतने लंबे लंबे नाखून रखती हैं, मेहरबानी करके नाखून नहीं रखना, क्योंकि ये ही बड़ा कॉज बनता है इन्फेक्शन का। पर जिसको भी देते हो खुद भी ले लेते हो, ठीक हो गया, ओके। Teach the patient to recognize and report the signs and symptoms of coagulopathy if they occur, or if some chronic conditions such as leukemia अगर हो जाए तो, ठीक है। सो आपने क्या करना है, पेशेंट को टीच करना है और उसको ये भी बताना है कि वो उस बात को समझे, रिकॉग्नाइज कर सके कि किसी भी किस्म का आपके हाथ में नील पड़ जाए या कुछ हो जाए तो आपने फौरन एकदम डॉक्टर को बताना है कि ये मेरे इधर इधर नील पड़ रहे हैं बगैर किसी वजह के, ठीक हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्या है ये डिसेमिनेटेड कोएगुलोपैथी जो है ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है। ये हमने आज पढ़ा। और कल हम पढ़ेंगे बर्न, ठीक है। मैं चाह रही थी इसमें और भी तस्वीरें डालती, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। हाँ, ये देखो कैसे नील पड़ गया। अगर कभी ऐसे नील पड़ जाए तो एकदम डॉक्टर को बताओ कि क्या हो गया। बाज़ का तो ड्रग रिएक्शन हो जाता है, इंसेक्ट बाइट का रिएक्शन हो जाता है। सो अगर कभी ऐसा हो तो कभी भी इसको निग्लेक्ट नहीं करना है और अपने हमेशा के डॉक्टर को इस बात के लिए बताना है। सो आज की तारीख में एगुलेशन को आप लोग डिसेमिनेटेड कोएगुलेशन को डाइजेस्ट करो। टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द बर्न, ठीक हो गया। और दूसरों को भी मेहरबानी करके बताना कि भी क्लास में आना जरूरी है। आप लोग वो ऐसा नहीं करते हो। फिर मुझे इजाजत हो गई, किसी को पढ़ो जरा थोड़ा सा, तो फिर मैं आगे
क्लास तुम लोग किधर हो?
What else? We are here. किधर we are here? झूठो कोई तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है वहाँ बस मुझे दिखाने के लिए यस मैम यही है यस मैम कोई भी नहीं हो सब लोग गायब हो टू बी वेरी ऑनेस्ट यू ऑल आर gone with the wind. कुछ भी नहीं मिला खाने को मुझे मैं तो अकेली बैठी हूँ ओके let me get my things out. अच्छा तो आप मुझे मिस नहीं करेंगे नहीं करेंगे लेकिन मैं आपको बोलूंगी क्या
मैं आपको मिस करूंगी आपकी मानो को। ये पता है ये पापा इस तरह का जाना मिस, लेकिन आप बहुत अच्छी और नाइस हमेशा। ओहो, अच्छा चल रहा है। ये देखो ना डिवाइस पोर्टल मोड, ये किधर चला गया? ये किधर चला गया भाई इसमें? ये है ना? ये तो मॉडरेटर है। हाँ, ये देखो। आपका खत्म हो गया लेक्चर? नहीं नहीं नहीं, वो तो चल रहा था। टिल्ट योर डिवाइस टू पोर्टल मोड। कैसे करेंगे टिल्ट मोड में? पता नहीं। बैक करें उसको, बैक करें। कर रही हूँ। इतने तो नहीं चला रहा, भी आ रहा था। ये है मेरे पास स्टूडेंट्स जो आज आए हैं ना। ये सिर्फ 3-4 स्टूडेंट्स आए मेरे पास, तो स्टूडेंट्स आज ज़्यादा आए भी नहीं है। मैं ना इधर नोट करती रहती हूँ। 1 2 3 4, अभी यहाँ पर देखते हैं कितने हैं। मैडम ने आपको मैक्रो का दे दिया?
मैम नॉट टॉकिंग टू यू, मैम नो वॉइस आएगी। रोनल्ड, तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं देते और मुझे भी कोई शौक नहीं आता। 4 लोग आए हैं सिर्फ। अब मैं बंद करूंगी थोड़ी देर के बाद। बाय।
अच्छा ठीक है। हाँ, नहीं बैठने के लिए उसका नहीं मुझे पर्स लेने देना, मैं पर्स लेके आऊंगी, वो मैं कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा तो अपना मैं वो यूज करती हूँ ना, मेरा ये अपना। ओके